आठवें वेतन आयोग के लिए सरकार की कंसल्टेशन की पहल जो है वो शुरू हो चुकी है। सरकार ने हर कर्मचारी को मौका दिया है अपना पक्ष रखने को। कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार से की जाने वाली मांगों के लिए महामंथन शुरू कर दिया है। आज से ही कर्मचारी संगठनों के NCJCM यानी नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की वो निर्णायक बैठक शुरू हुई है जो तय करेगी कि देश के 1 करोड़ कर्मचारियों की जेब में कितना पैसा आएगा। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने मांगों का ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे तोड़ना वित्त मंत्रालय के लिए आसान नहीं होगा। क्या ये सिर्फ वेतन वृद्धि है या सरकार के खिलाफ एक बड़ा अल्टीमेटम? आज की बैठक कोई सामान्य चर्चा नहीं बल्कि आर पार की जंग है। NCJCM के सचिव शिवगोपाल मिश्रा की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग की ड्राफ्टिंग कमेटी की वो बैठक शुरू हो चुकी है जिसके बाद कर्मचारियों की मांगे सीधे 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की मेज पर होंगी। ये बैठक 1 घंटे या 2 घंटे की नहीं बल्कि पूरे 1 हफ्ते चलने वाली है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक का एक ही मकसद है, एक देश एक मांग पत्र। अलग अलग मंत्रालयों की सैकड़ों मांगों को छांटकर एक कॉमन मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा। अगले 7 दिनों तक कमेटी के सदस्य दिल्ली में ही रहेंगे और हर पे लेवल, हर भत्ते और पेंशन की बारीकी से समीक्षा जो है वो करेंगे। सबसे बड़ी मांग है कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 किया जाए। सरकार क्या सोच रही है इसकी कोई भनक किसी को फिलहाल नहीं है। कर्मचारी संगठनों की दलील है कि आज महंगाई के दौर में 18,000 की सैलरी कुछ नहीं है, इसे बढ़ाकर कम से कम 54,000 किया जाना चाहिए। वेतन आयोग तो हर 10 साल में बनता है लेकिन हर साल सरकार 3 इंक्रीमेंट देती है। कर्मचारी संगठनों को आगे 3% का इंक्रीमेंट मंजूर नहीं है, कम से कम 5% या 7% की मांग है। वेतन आयोग के साथ साथ पुरानी पेंशन स्कीम OPS लागू करने की भी है। मांग है कि जब तक वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं देता तब तक कर्मचारियों को 20% अंतरिम राहत दी जाए ताकि महंगाई की मार कम हो सके। 30 साल की सेवा में 5 गारंटेड प्रमोशन 6, 12, 18, 24 और 30 साल पर देने की मांग की गई है। भारत सरकार के 5 मंत्रालयों में कुल कर्मचारियों का लगभग 90% हिस्सा काम करता है। रेलवे में करीब 13 लाख कर्मचारी काम करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा पद लेवल 1 और 2 के हैं। फिर नंबर आया है गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और पोस्टल का। दिल्ली वाली बैठक में सारे मंत्रालयों के संगठन मिलकर एक मांगों का एक फाइनल ड्राफ्ट जो है वो बनाएंगे जो सरकार तक जाएगा। संगठन कह तो रहे हैं कि 3 या फिर 3.25 से नीचे फिटमेंट फैक्टर पर समझौता नहीं करेंगे, लेकिन होना वही है जो वेतन आयोग और सरकार तय करेगी। भारत सरकार में सबसे ज्यादा पद जो हैं वो ग्रुप C श्रेणी, ग्रुप C कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं जो मुख्य रूप से पे मैट्रिक्स के लेवल 1 से लेवल 5 के बीच होते हैं। केंद्र सरकार के कुल नियमित कर्मचारियों में से लगभग 69% कर्मचारी ग्रुप C पदों पर हैं। 7वें वेतन आयोग के बाद ज्यादातर ग्रुप D पदों को अपग्रेड कर ग्रुप C में शामिल किया गया था। केंद्र सरकार के लगभग 95 से 97% कर्मचारी नॉन गैजेटेड कैटेगरी में आते हैं। केवल 3 से 5% कर्मचारी ही गैजेटेड या ग्रुप A पदों पर होते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर है कि लोअर लेवल पर कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी में बड़ा जो जंप आए, बेसिक मिनिमम सैलरी 50,000 के पार हो जाए। 8वें वेतन आयोग के पास अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 से 24 महीने तक का समय है। वेतन आयोग ने कर्मचारियों को मौका दिया है कि वो अपनी बात 16 मार्च तक ऑनलाइन पहुंचा सकते हैं। रिपोर्ट चाहे जब आए, सरकार ने कहा हुआ है कि वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा। कर्मचारियों को एरियर के साथ पेमेंट किया जाएगा। रिपोर्ट लागू करने में जितनी देरी होगी, सरकार करोड़ों रुपए का एरियर देना भारी पड़ सकता है सरकार को। आयोग का प्राथमिक काम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मौजूदा वेतन ढांचे, भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करना है। इसमें न्यूनतम वेतन यानी जो मिनिमम पे है और फिटमेंट फैक्टर को महंगाई के मौजूदा स्तर के हिसाब से
फिर से परिभाषित करना शामिल है। आयोग को ये मैंडेट दिया गया है कि वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI-IW का विश्लेषण करें। इसका उद्देश्य ये पक्का करना है कि वेतन वृद्धि इतनी हो कि कर्मचारी महंगाई की मार झेल सके और उनका जीवन जो है उसका स्तर बेहतर हो सके। आयोग को रिटायर्ड कर्मचारी यानी जो पेंशन भोगी होते हैं उनकी पेंशन संरचना की समीक्षा करने का भी निर्देश है। इसमें ग्रेच्युटी, फैमिली पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को समय के अनुकूल बनाने का सुझाव देना शामिल है। 8वें वेतन आयोग के मैंडेट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि वेतन वृद्धि को केवल वरिष्ठता के आधार पर न रखकर प्रदर्शन के साथ जोड़ा जाए ताकि सरकारी सेवाओं की दक्षता जो है वो बढ़े। आयोग को यह भी देखना होगा कि उसकी सिफारिशों का सरकार के फिस्कल डेफिसिट और बजट पर क्या असर पड़ेगा। सिफारिशें ऐसी होनी चाहिए जो व्यावहारिक हो और सरकार के विकास कार्यों के बजट को प्रभावित ना करें। आपका रुपया पैसा के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। जाति कैसे काम करती है मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया। जैसे एक एग्जांपल दे दूं, जब तक इस देश में जाति जनगणना की मांग हो रही थी ना, तो इस देश के राइट विंग के दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी कहते थे अंग्रेजों ने जाति गिन करके जातिवादी बना दिया इस देश को। मैंने चैप्टर लिखा है कि अंग्रेज जब आए होंगे तो उन्होंने पाया होगा कि यहाँ कोई मनु नहीं है, कोई मनुस्मृति नहीं है। पहले उन्होंने एक मनु को पैदा किया, फिर उससे मनुस्मृति लिखवाई, वर्ण व्यवस्था बनाई, और फिर भी एक थाली में सब खाते थे। ऐसा तो नहीं था ना, इस देश में जातिवाद पहले से ही था। डॉक्टर को आप कैसे कह सकते हो कि आप डॉक्टर के पास गए और आपने कह दिया कि डॉक्टर बोल रहा है कि लीवर तो खत्म है भाई साहब, और आप लड़ जाओ कि तूने खत्म कर दिया। नहीं साहब, वो तो जांच करके बता दिया, आप उसकी दवा करो। एक बात, जाति एक ऐसी चीज है, या इवन मैं जेंडर को भी बराबर उसमें हमेशा रखता हूं। हमने अपने देश के युवाओं को ट्रेनिंग देने का कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया। हमारे देश में गांव का भोजपुरी का गाना ले लीजिए या पंजाबी गाने ले लीजिए, क्लब में बजने वाले गाने ले लीजिए या सिनेमा में, 99% गाने महिला विरोधी होते हैं और महिलाएं पुरुष सब थिरकते हैं। और फिर आप समाज में जाके कहोगे कि जेंडर इक्वलिटी आ जाए। तो सोसाइटी ने देखा ही नहीं कि आपकी किस चीज का असर समाज पर क्या हो रहा था। आपके समाज में जातिवाद था, दिख नहीं रहा था। खाना बनाने वाली महिला अगर दलित थी तो छोटे छोटे बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया। उनको किसने सिखाया था कि जाति क्या होती है? उनके घर ने। आप अपने घर में अपने बच्चों को यह समझाएंगे कि मेरी जाति अच्छी, या दूसरे के पास पहले से ही मिल रहा है उसके जाति के नाम पर गाली मिल रही, इसका इस देश ने मैकेनिज्म नहीं डेवलप किया कि हम कास्ट न्यूट्रल या जेंडर न्यूट्रल बनाएंगे कैसे। इसलिए वो दिखता है